Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mukamaghat. Let's continue our next topic, government budget. Okay, students. In previous video, we have discussed about how to correct or measures to correct deficient demand. आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने किसी ने भी अभी तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट मेरे साथ शेयर नहीं किया, इसका मतलब आपको प्रीवियस वीडियो क्लियर हो चुका है। प्रीवियस वीडियो को एंड करते समय मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग थर्ड यूनिट को फिनिश कर चुके हैं और हम फोर्थ यूनिट की तरफ मूव कर जाएंगे। और इस फोर्थ यूनिट का जो हमारा नाम है वो मैं बता चुका हूँ आपको, गवर्नमेंट बजट है। ओके, इस यूनिट में स्टूडेंट्स हम लोग गवर्नमेंट बजट के बारे में लर्न करेंगे। गवर्नमेंट बजट क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, एंड गवर्नमेंट बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, मीन्स व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, मीन्स गवर्नमेंट बजट क्यों प्रिपेयर करती है, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है। ओके, इसके बाद हम स्टूडेंट्स इसी यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं, बजट को तैयार करते समय किन किन आइटम्स पर, किन किन बिंदुओं या तथ्यों पर या फैक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है, ये भी हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी गवर्नमेंट बजट को कैसे हम समझें, कैसे डिफाइन करें। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट, तो आप उसे कैसे बताएंगे कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट। ओके स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बजट को सीखने से पहले, गवर्नमेंट के बजट के डिफिनीशन जानने से, मीनिंग समझने से पहले स्टूडेंट्स हम इसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उस सिंपल पॉइंट क्या है, वो सिंपल पॉइंट है स्टूडेंट्स फैमिली बजट। ठीक है, कि फैमिली बजट क्या होता है। सबसे पहले हम फैमिली बजट को जानने की कोशिश करेंगे, और जो चीज़ फैमिली बजट में होती है, जो प्लान हम फैमिली बजट में करते हैं, वही सारे प्लान गवर्नमेंट अपने बजट में करती है। ठीक है, इसीलिए उसे गवर्नमेंट बजट कहा जाता है। ओके, तो देखिए हम एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपनी फैमिली को देख सकते हैं, मैं अपनी फैमिली को देख सकता हूं, या जो भी कंसर्न पर्सन है वो अपनी फैमिली को देख सकता है। मान लीजिए कि किसी फैमिली में एक पर्सन है ए, ठीक है, जो इनकम अर्न करता है, या हम कह सकते हैं उसको सैलरी मिलती है। सिंपल सी चीज़, सैलरी होल्डर कौन है, एक पर्सन है फैमिली में। ओके, अब देखिए इस पर्सन को, जिसके जो सैलरी होल्डर है, एंड ऑफ मंथ कुछ ना कुछ सैलरी मिलती है। ठीक है, अब एंड ऑफ मंथ जब सैलरी मिलती है तो हम इस सैलरी को लेकर बहुत सारे प्लान कर लेते हैं। कैसे प्लान, कि हम इस मंथ की सैलरी से हमें एजुकेशन पे क्या खर्च करना है, ठीक है, हमें क्लॉथिंग पर कितना खर्च करना है, हमें फूडिंग पर कितना खर्च करना है, और अदर्स जो एक्सपेंडिचर हमारे, उन पर हम कितना खर्च करेंगे। क्लियर? इसके साथ ही साथ हम कुछ सेविंग्स की ओर भी देखते हैं कि कुछ फ्यूचर के लिए सेविंग्स हो जाएं। ठीक है, साथ ही साथ हम कुछ अदर इनकम रिसोर्स का भी प्लान करते हैं, अदर इनकम रिसोर्स का भी प्लान करते हैं कि सैलरी के अलावा जो फैमिली, अदर फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी कोई दूसरा रिसोर्स ऑफ इनकम देखें, सोर्स ऑफ इनकम को सर्च करें। समझ रहे हैं? तो ये जो हम प्लान करते हैं स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंडिचर्स हो गए। ठीक है, सैलरी हमारी क्या हो गई,
इनकम हो गई, या हम जो अदर इनकम सोर्स को ढूंढ रहे हैं वो भी क्या हो गए, सोर्स ऑफ इनकम हो गए। और इन्हीं सोर्स ऑफ इनकम, ये जो सोर्स ऑफ इनकम हम अदर सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, या जो पर फैमिली को सैलरी मिल रही है, दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, टोटल इनकम होती है। और इन्हीं टोटल इनकम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम अपने एक्सपेंडिचर प्लान कर लेते हैं कि हम एजुकेशन पर कितना खर्च करेंगे, इस बार हमें क्लॉथिंग पे कितना खर्च करना है, फूडिंग पर कितना खर्च करना है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स की बीच बीच में कभी हमारे मंथली एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उन्हें सैलरी से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करते हैं। जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा खर्च कर रहे थे वहाँ थोड़ा खर्चा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तब भी अगर हमारे एक्सपेंडिचर सैलरी से, इनकम से मैनेज नहीं हो पाते तो हम क्या करते हैं, किसी रिलेटिव से, बैंक से या किसी अदर सोर्स से बोरो करने की कोशिश करते हैं ताकि उन एक्सपेंडिचर को मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस, कितना आपको इनकम अर्न हुआ, उस इनकम के अकॉर्डिंग आप कितना कितना कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, कितना आप सेविंग करने वाले हैं, कितना आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये सारा हम क्या करते हैं, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग प्री प्लान करते हैं। क्योंकि सैलरी तो एंड ऑफ मंथ आती है, लेकिन एक्सपेंडिचर हमारे डेली रहते हैं। सैलरी, इनकम आपको एंड ऑफ मंथ मिलती है, लेकिन जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेली होते हैं। तो जो सैलरी हमें एंड ऑफ मंथ मिलने वाली है स्टूडेंट्स, उसी मिलने वाली सैलरी, यानी जो हमारी इनकम होने वाली है, उसी इनकम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर या फ्यूचर के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको डिसाइड करते हैं। यानी हम ये भी एस्टिमेट कर लेते हैं, ये भी एक अनुमान लगा लेते हैं कि इस मंथ के एंड में हमारे पास इतनी इनकम होगी, और साथ ही साथ हम ये भी एस्टिमेट करते हैं, ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे इतने खर्चे हो सकते हैं, ताकि हम अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर्स में क्या कर सकें, एडजस्टमेंट कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें। तो ये पूरी प्लानिंग अपने एस्टिमेटेड इनकम के अकॉर्डिंग हम अपने जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करते हैं, एक्सपेंडिचर जो प्लान करते हैं स्टूडेंट, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, फैमिली बजट कहते हैं। आपने लोगों के साथ कभी डिस्कस होते सुना होगा कि मान लीजिए किसी एक पुअर पर्सन से किसी ने कह दिया आप कार खरीद लो, तो क्या कहता है, यार ये हमारी बजट के बाहर है, हम ये चीज़ या कार अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे बजट में नहीं है। यानी उसने अपनी जो इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर जो प्लान किए हैं, एस्टिमेट किए हैं, उस एस्टिमेशन में उसने कार की परचेज को एस्टिमेट नहीं किया है, क्योंकि उसकी इनकम इतनी नहीं है। इसलिए वो कार उस पर्सन के जो बजट है, उस पर्सन का जो फैमिली बजट है, उसके बाहर हो जाता है। क्लियर? तो हम एक इमेज के तौर पे कह सकते हैं कि इनकम के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर्स को एस्टिमेट करना, या एस्टिमेट इनकम के अकॉर्डिंग एस्टिमेट एक्सपेंडिचर्स को प्लान करना ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। यानी एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट इनकम इज नोन एज बजट। यानी आपके जो व्यय हैं, आपके जो खर्चे हैं, आपकी जो इनकम है, दोनों को एस्टिमेट कर लेना, प्री प्लान करना क्या कहलाता है स्टूडेंट, बजट कहलाता है। जब कोई फैमिली इस तरह का बजट तैयार करती है तो, या इस तरह का बजट अपना प्लान करती है, तो उसे फैमिली बजट कहा जाता है। और गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, जब भी गवर्नमेंट अपनी
इनकम को, होने वाली इनकम को एस्टिमेट करती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट अपने होने वाले एक्सपेंडिचर को भी एस्टिमेट कर लेती है। तो ये भी एक बजट का ही प्रोसेस है, चूँकि ये बजट गवर्नमेंट द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, गवर्नमेंट बजट कहते हैं। क्लियर। अब डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट भी सीखिए। देखिए कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए हम हैं, आप हैं, कोई भी पर्सन है, अगर इस पर्सन ने कहीं भी कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है, तो इसे जो पेमेंट मिलेगा स्टूडेंट वो क्या होता है, इनकम कहलाता है, क्योंकि फैक्टर इनकम होगा, पहले ही आपको मैंने बताया था। ठीक है, इसीलिए जब भी आप फैमिली बजट की बात करेंगे तो फैमिली बजट में स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज नोन एज फैमिली बजट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को जितना भी पैसा रिसीव होता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा रिसीव कहाँ से होता है, सबसे ज़्यादा पैसा टैक्सेस से, और टैक्सेस से गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, आपको बदले में कुछ रीपेमेंट करती है क्या? आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, घर पे आके आपके हल चलाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट को जो टैक्सेस से रिसीव्ड इनकम होती है, मान लीजिए गवर्नमेंट को 500 रुपये, रुपये 500 का पब्लिक ने टैक्स पेमेंट कर दिया, तो ये 500 रुपये कहाँ चले जाएंगे स्टूडेंट, गवर्नमेंट के पास। तो क्या हम गवर्नमेंट को इन 500 रुपये को गवर्नमेंट की इनकम कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम हमें फैक्टर को या फैक्टर्स की सर्विसेज को खरीदने के लिए बदले जो हमें अर्निंग्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इनकम कहते हैं। और गवर्नमेंट ने जो 500 रुपीज़ पब्लिक से लिए, इसमें उसने कोई भी फैक्टर सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कराई, इसीलिए ये 500 गवर्नमेंट की इनकम नहीं हो सकता। बल्कि जो गवर्नमेंट को रिसीविंग्स होती हैं, या जो गवर्नमेंट को डिफरेंट टैक्सेस से, या जो गवर्नमेंट कंपनी है उनसे जो पैसा मिलता है, जो पैसा अर्न होता है, जो अर्निंग्स होती हैं, उनको स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, उनको रिसीप्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिसीप्ट, यानी प्राप्तियां कहा जाता है, प्राप्तियां। इनकम नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट को 500 करोड़ का टैक्स मिल गया तो हम ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट को 500 करोड़ क्या इनकम हो गई। हम क्या कहेंगे? गवर को 500 रुपीज़ की रिसिप्ट हो गई हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना, जब भी आप फैमिली या पर्सन की बात करेंगे तो वो उसकी इनकम होगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट को पैसा कहीं से अर्न हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? रिसिप्ट कहेंगे। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि बजट क्या है? बजट है एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू इनकम। सबसे पहली चीज बजट क्या है? एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू इनकम। क्लियर? अब दूसरी चीज, अगर यही बजटिंग की प्रोसेस गवर्नमेंट करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट बजट कहेंगे। ठीक है? अब देखिए गवर्नमेंट, जैसे मैंने एक पर्सन के लिए भी बताया, तो उसका वो अपना बजट कैसे मैंने बताया था, सैलरी बेस अगर एस्टिमेट करता है तो कैसा बजट बनाएगा? मंथली बजट बनाएगा। कोई लेबर है
या डेली बेस पर्सन है तो वो अपना बजट डेली बेसिस के अकॉर्डिंग बनाएगा। लेकिन जब भी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स बजट बनाती है तो गवर्नमेंट कैसा बजट बनाती है, किसी एक पर्टिकुलर फिस्कल ईयर के लिए बजट बनाती है। फिस्कल ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो गवर्नमेंट जब भी बजट प्रिपेयर करती है वो क्या करेगी, किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रिपेयर करेगी। ओके, तो अब देखते हैं गवर्नमेंट बजट को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल बताया ना, वार्षिक होगा। डेली बेस पर्सन डेली बेस बजट बनाएगा, सैलरी पर्सन मंथली बजट बनाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, वार्षिक बजट तैयार करती है, एनुअली बजट तैयार करती है। तो वही देखिए यहाँ लिखा है गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल स्टेटमेंट है ऑफ आइटम वाइज। अभी मैंने जो बताया था यहाँ देखिए लिखा है एजुकेशन पर कितना खर्च करना है, क्लॉथिंग पर कितना करना है, फूडिंग पर कितना करना है, अदर्स पर कितना करना है, सेविंग्स कितनी करनी है। तो ये क्या है, हमने अपनी इनकम को आइटम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही गवर्नमेंट भी आइटम वाइज सब कुछ एस्टिमेट करती है। इसीलिए यहाँ लिखा है गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट, यानी गवर्नमेंट को कितनी रिसिप्ट्स होने वाली हैं, कितनी अर्निंग्स होने वाली हैं, एंड एक्सपेंडिचर, और कितना उसका उसी साल सेम ईयर में कितना उसका एक्सपेंडिचर होने वाला है ड्यूरिंग अ फिजिकल और फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स, उस ईयर में गवर्नमेंट को कितनी अनुमानित एस्टिमेटेड इनकम यानी रिसिप्ट होने वाली है और कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है, इन्हीं का आइटम वाइज स्टेटमेंट क्या कहलाता है स्टूडेंट, गवर्नमेंट बजट कहलाता है। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो गवर्नमेंट बजट आप समझ गए, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ आइटम वाइज एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल और फिजिकल ईयर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, यानी गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, गवर्नमेंट जो है वो बजट क्यों बनाती है, बजट प्रिपेयर क्यों करती है, क्यों हमें अपनी एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट हमें एनुअली क्यों प्रोवाइड कराती है, क्या नीड है गवर्नमेंट को बजट प्रिपेयर करने की, तो हम वो देखते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में स्टूडेंट्स हम लोग 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का बजट तैयार करने का, एलोकेशन फंक्शन, आवंटन कार्य। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्स हैं, ठीक है, जो रिसोर्स हैं, इन रिसोर्स को गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एलोकेट करे, कहाँ कहाँ एलोकेट करे। किस मीन्स, एलोकेशन मीन्स जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के पास, किसी फार्मर के पास 1000 रुपीज हैं, ठीक है, और उसने उस 1000 रुपीज में से 200 रुपीज से एक प्लग खरीद लिया यानी हल खरीद लिया, 200 रुपीज से फर्टिलाइजर खरीद लिए, 200 रुपीज से लेबर परचेज कर लिया, 200 रुपीज से सीड्स परचेज कर लिया, एंड 200 उसने इरिगेशन के लिए यानी अपनी फसल की सिंचाई के लिए सेफ रख लिया, रिजर्व रख लिया। तो उसने 1000 रुपीज कितने 5 आइटम पर अलग अलग स्पेंड किया, खर्च किया। तो इसी को उसने क्या किया, उसके पास जो 1000 रुपीज थे उसने डिफरेंट यानी वेरियस आइटम पर उनको एलोकेट कर दिया।
तो यानी जो रिसोर्स हैं आपके पास, उन रिसोर्स को किसी पर्टिकुलर आइटम में, किसी पर्टिकुलर नीड में इंगेज कर देने को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एलोकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के पास कुछ रिसोर्स रहते हैं। रिसोर्स की हम बात करें तो उसके पास जो भी पैसा रहता है, जो भी मनी रहता है, या उसके पास जो मशीनरी यानी जो कैपिटल है, जो असेट यानी संपत्ति है, उस संपत्ति को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर को इंक्रीज किया जाए, ये सारा का सारा डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट कहाँ करती है? अपने बजट में करती है। और इस तरह से अपने रिसोर्सेज को डिफरेंट आइटम्स पर स्पेंड करना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? गवर्नमेंट बजट का एलोकेशन फंक्शन कहलाता है। देखिए यहाँ पर वही लिखा है, सर्टेन गुड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म मीन्स प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसे रिलायंस है, टाटा है, ठीक है, ये सारी जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सब कहाँ जाते हैं? इन्हें क्या कहा जाता है इकोनॉमिक टर्म में स्टूडेंट? मार्केट मैकेनिज्म, यानी प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा? सर्टेन गुड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कराता। किसके लिए? पब्लिक के लिए प्रोवाइड नहीं कराता। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर will always to allocate resources to those areas of production where profit or, यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा लिखने में मिस हो गया है, यहाँ लिख लीजिएगा प्रॉफिट आर हाई, प्रॉफिट आर हाई, जहां पर अधिक प्रॉफिट होता है स्टूडेंट्स, जहां पर प्रॉफिट अधिक होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? वहीं पर अपने रिसोर्स को इन्वेस्टमेंट करता है, एलोकेट करता है। ओके, अगर आप बात करेंगे कि ये गुड्स कैसे कौन सी हो सकती हैं जो गुड्स प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कराता, तो हम एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट समझ सकते हैं, जैसे रोड्स। रोड प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कराता, क्यों? इसमें बहुत लेस प्रॉफिट है और कभी कभी प्रॉफिट नहीं भी है। दूसरा ब्रिजेस, ठीक है, ब्रिजेस या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर पब्लिक, इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं स्टूडेंट्स, ये प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कराता, जबकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको प्रोवाइड कराना ही पड़ता है। तो ऐसे गुड्स जहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता, वहाँ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो ऐसे सेक्टर्स पर, ऐसे जगह पर गवर्नमेंट को अपने रिसोर्स एलोकेट करने होते हैं, गवर्नमेंट को अपने रिसोर्स एलोकेट करने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट इनका प्रोविज़न कहाँ से करता है? अपने बजट से करता है। और ये होता क्यों है? रिसोर्स टू प्रमोट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, क्योंकि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना है, इसीलिए कभी भी प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर एंगेज नहीं होता। सारे रिसोर्स कौन एलोकेट करेगा? यहाँ पर गवर्नमेंट करेगा। ओके, तो ऐसे रिसोर्स स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट के बजट से, ऐसे सर्विसेज, ऐसे गुड्स जो गवर्नमेंट अपने बजट से प्रोवाइड कराती है, उनको स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? उन्हें पब्लिक गुड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? पब्लिक गुड्स कहते हैं। कैसे आइटम्स जो गवर्नमेंट अपने बजट से पब्लिक को प्रोवाइड कराता है, उसे पब्लिक गुड्स कहते हैं। और इनका नेचर क्या होता है? पब्लिक गुड्स को कोई भी पर्सन विदाउट एनी पेमेंट यूज कर सकता है। जैसे रोड्स बनाए गए हैं, रोड्स पर आप चलने फिरने घूमने के लिए कोई पेमेंट करते हैं किसी को, या कोई भी पर्सन पेमेंट करता है? नहीं।
क्यों? क्योंकि रोड्स आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट थ्रू देयर बजट, अपने बजट से प्रोवाइड कराया है गवर्नमेंट ने, इसलिए वो पब्लिक गुड्स है और पब्लिक गुड्स को किसी भी पर्सन को यूज करने से रोका नहीं जा सकता। क्लियर? देखिए यहां पर मैंने पब्लिक और प्राइवेट गुड्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया है। देखिए पब्लिक गुड्स क्या हैं? पब्लिक गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर प्रोवाइडेड थ्रू गवर्नमेंट बजट एंड कैन बी यूज एवरीवन विदाउट एनी पेमेंट। यानी पब्लिक गुड्स क्या हैं? पब्लिक गुड्स वह गुड्स हैं, दैट गुड्स हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट थ्रू हिज बजट एंड कैन बी यूज एवरीवन विदाउट एनी पेमेंट। यानी किसी भी पेमेंट के बिना उन्हें कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। क्या कहलाती हैं? पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। और प्राइवेट गुड्स क्या होता है? प्राइवेट गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय मार्केट मैकेनिज्म, यानी प्राइवेट सेक्टर। यानी प्राइवेट गुड्स कौन सी हैं? जिसे ऐसी गुड्स जो प्राइवेट यानी मार्केट मैकेनिज्म या प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कराता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट गुड्स कहते हैं। एंड कैंट बी यूज विदाउट एनी पेमेंट। और इन गुड्स का नेचर क्या होता है? इन्हें कोई भी पर्सन बिना पेमेंट किए यूज नहीं कर सकता। तो ऐसे गुड्स जो गवर्नमेंट अपने बजट से प्रोवाइड कराती है और जिन्हें कोई भी पर्सन बिना पेमेंट के यूज कर सकता है, पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। और ऐसी गुड्स जिनको प्राइवेट सेक्टर या मार्केट मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है और जिनके यूज के लिए आपको कोई ना कोई पेमेंट करना होता है, उसे प्राइवेट गुड्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट देखते हैं, गवर्नमेंट बजट देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है गवर्नमेंट का बजट प्रिपेयर करने का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ओके, ये क्या है? तो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपकी सोसाइटी में, आप अपने आसपास ही देखिए, कुछ पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे जो हाईली रिच हैं, हाईली रिच हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। ठीक है? और कुछ पर्सन आपको अपने सोसाइटी में अपने आसपास ऐसे मिलेंगे जो पुअर्स हैं, जो गरीब हैं। यानी एक सेक्शन आपके पास ऐसा है जो जिसके पास पैसा बहुत है, जिसे हम रिच सेक्शन कहते हैं, और दूसरा आपके पास एक ऐसा भी सेक्शन दिखेगा जो बहुत पुअर हैं, बहुत ही पुअर हैं, रिच एंड पुअर। तो इन दोनों सेक्शन के बीच आपको एक बहुत बड़ा इनकम गैप मिलेगा, इनकम गैप मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन रिच पर्सन है, उसके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, और दूसरे पर्सन के पास केवल 1 रुपये है, तो इनके बीच इनकम का गैप कितना है? 999 रुपीज का गैप है। यानी अगर हम बात करें कि इस टोटल इनकम कितना हुआ 1001 रुपीज, तो दोनों के बीच बांटना था, तो एक को आपने 1000 रुपये दे दिए, एक को 1 रुपये दिया, तो क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता? इस पर्सन को भी 550 रुपीज मिल जाते और इस पर्सन को भी 550 रुपीज मिल जाते, तो हम क्या कहते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। लेकिन यहाँ एक पर्सन को 1000 रुपीज मिले हैं, एक पर्सन को 1 रुपीज मिला है, तो ये क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपको इस तरह से अपने सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा, एक सेक्शन बहुत रिच है, एक सेक्शन बहुत पुअर है, यानी लोगों में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने बजट से
अपने बजट के थ्रू इस रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन के बीच जो इनकम गैप है, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको कम करने की कोशिश करती है। और इस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में जो प्रोविजन करती है उन्हीं को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन कहा जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फंक्शन कहा जाता है। और गवर्नमेंट करती कैसे है? गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ जो रिच सेक्शन है इस पर मान लीजिए इसके पास इनकम 500 थी, इस पर्सन के पास इनकम 200 थी, ठीक है, तो इनके बीच अभी इनकम गैप कितना है स्टूडेंट? 300 का है, 300 इनकम गैप है इनके बीच। अब गवर्नमेंट दोनों के बीच गैप कम करने के लिए क्या करती है? रिच सेक्शन पर टैक्स लगा देती है, ठीक है। और रिच सेक्शन से कहा कि आपको गवर्नमेंट को 100 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा। किस पर? ये टैक्स किस पर लगा दिया गवर्नमेंट ने? रिच सेक्शन पर। और यहां बीच में देखिए गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? रिच सेक्शन पर 100 रुपीज का टैक्स लगा दिया, तो रिच पर्सन ने गवर्नमेंट को 100 रुपीज का टैक्स दे दिया। तो इसके पास, अब रिच के पास कितनी इनकम बची स्टूडेंट? 400। अब जो ये 100 रुपीज गवर्नमेंट को मिला, ये 100 रुपीज उठा के वो किसे दे देती है? इस पुअर सेक्शन को दे देती है। तो इसके पास इनकम अब कितनी हो गई? 200 पहले थी, 100 और मिल गई, तो पुअर के पास अब इनकम हो गई स्टूडेंट 300, ठीक है। रिच के पास कितनी रह गई? 400, और पुअर के पास अब कितनी हो गई? 300। अब इनका इनकम गैप कितना रह गया स्टूडेंट? 100 रुपीज। पहले कितना था? 300। इनकम गैप कम हुआ ना। तो इसी को गवर्नमेंट क्या करती है? अपने बजट में ये प्रोविजन भी करती है कि रिच सेक्शंस पर यानी हाई इनकम सेक्शन पर टैक्स लगाना है, और जो सोसाइटी के लो इनकम यानी पुअर सेक्शन के लोग हैं उस टैक्स से जो भी रिसीविंग गवर्नमेंट को होंगी, उस टैक्स की रिसीविंग से वो क्या करेगी? पुअर सेक्शन पर स्पेंड कर देगी, ताकि दोनों सेक्शंस के इनकम गैप को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट बजट में डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन कहा जाता है। क्लियर? तो देखिए लिखा भी है यहाँ, द गवर्नमेंट यूज टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी टू ब्रिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी का अपने बजट में यूज करती है। द गवर्नमेंट इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच सेक्शन एंड अदर साइड गवर्नमेंट इम्प्रूव्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक है। यानी रिच सेक्शन पे क्या करती है? टैक्स इम्पोज करती है, और वो टैक्स से जो भी रिसीविंग होती हैं वो क्या करती है? जो वीकर सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, उनके लिए खर्च करती है और उनकी डिस्पोजेबल इनकम को इम्प्रूव करती है बाय मेकिंग ट्रांसफर पेमेंट लाइक सब्सिडीज और पेंशन। और जो गवर्नमेंट को ये पैसा देती है, इनकम जो टैक्स से रिसीव हुआ, वो किसकी फॉर्म में? सब्सिडी के फॉर्म में पुअर्स को दे देती है। पुअर्स को वेरियस टाइप की पेंशन्स दे देती है। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? अपने बजट में डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन को यूज करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी हमने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स डिस्कस किया था, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड इफिशिएंट डिमांड, ठीक है। यानी इफिशिएंट और डिफिशिएंट डिमांड कभी एडी एएस से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? प्राइस बढ़ने लगता है। इसे हमने क्या कहा था? इन्फ्लेशन कहा था। ध्यान याद है आपको? कभी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है एडी लेस देन एएस हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है?
डिफ्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमी में स्टूडेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कभी इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी डिफ्लेशन हो जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी कीमतें बढ़ने लगती हैं, कभी कीमतें घटने लगती हैं स्टूडेंट्स, तो पब्लिक को, जो पब्लिक है, इस पब्लिक को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, स्पेशल उन लोगों के लिए जिनकी इनकम बहुत कम है और इनकम क्या है, फिक्स्ड है। कभी प्राइस बढ़ जाता है तो ये अपनी इनकम से अपने कंजम्पशन को पूरा नहीं कर पाते, कभी प्राइस लेवल बहुत घटने लगता है तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको लॉस होने लगता है, कभी कंज्यूमर लॉस में, कभी प्रोड्यूसर लॉस में। तो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए, प्राइसेस में स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है, ताकि एग्रीगेट डिमांड को अकॉर्डिंग टू नीड कंट्रोल किया जा सके। मीन्स डिक्रीज, जब जरूरत हो तो डिक्रीज किया जाए, जब जरूरत हो इंक्रीज किया जा सके, ताकि जो वेरियस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं प्राइसेस में, कभी इंक्रीज हो रहा है प्राइस, कभी डिक्रीज हो रहा है, या कभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रहा है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट घट जा रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को स्टेबल किया जा सके स्टूडेंट्स, इसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहा जाता है। यानी इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट में प्रोविज़न करती है। गवर्नमेंट को अपना बजट बनाने के पीछे एक ये भी ऑब्जेक्ट होता है कि कैसे भी इकोनॉमी में, अपने कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखी जा सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिज्यूम किया जा सके, ताकि हमारे किसी भी सेक्शन पर कोई ओवर प्रेशर ना हो। वही देखिए यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, इकोनॉमी may suffer various fluctuation like unemployment or inflation. The level of employment and prices in the economy depends on aggregate demand, which यानी aggregate demand depend on spending decisions individuals। और जो इकोनॉमी में मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड पर डिपेंड करेगा। और एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको बताया किस पर डिपेंड करती है, स्पेंडिंग डिसीजन, खर्च करने के निर्णयों पर, किसके, इंडिविजुअल्स। यानी हम आप जितना ज़्यादा खर्च करेंगे एग्रीगेट डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, और हम जितना कम खर्च करेंगे एग्रीगेट डिमांड उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये किसके डिसीजंस पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल्स यानी हम लोगों के। द डिसीजंस डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। और हम कितना खर्च करेंगे, इस बात का डिसीजन किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था। ये हम कैसे डिसीजन लेते हैं, हमारा लेवल ऑफ इनकम क्या है और हमारे पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है। क्लियर है, जितनी इनकम और क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी हम उतना ही ज़्यादा खर्च करेंगे, एग्रीगेट डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, तो ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्लियर, तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड में स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में प्लान करती है, और कैसे वो स्टेबिलिटी लाती है ये अपने बजट में हमें पब्लिक को बताती है। ओके, आगे देखिए, एग्रीगेट डिमांड आर फ्लोटिंग टाइम टू टाइम। और इसीलिए एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड में टाइम टू टाइम उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। क्यों, कभी हमारा इनकम लेवल चेंज हो जाता है, तो कभी क्रेडिट अवेलेबिलिटी चेंज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड टाइम टू टाइम फ्लोटिंग करती है। हेंस गवर्नमेंट यूज पॉलिसी मेजर्स थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट पॉलिसी में, अपने बजट में स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स, कुछ ना कुछ पॉलिसी मेजर्स यूज करती रहती है। ओके, तो स्टूडेंट्स
इस वीडियो में मैंने आपको मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट बता दिया। इसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ लिए, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, एलोकेशन फंक्शन, यानी गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्स हैं वो उन रिसोर्स को कहाँ कहाँ एलोकेट करे। दूसरा फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैसे लोगों के अपनी सोसाइटी में जो रिच और पुअर सेक्शन के बीच इनकम गैप है, गवर्नमेंट इसमें भी कुछ प्रोविज़न करती है और कोशिश करती है कैसे दोनों सेक्शन के बीच इनकम गैप को ख़त्म किया जा सके, कम किया जाए। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन हम लोगों ने बोला। तीसरा हम लोगों ने जो पढ़ा वो है इकोनॉमी में जो फ्लैक्चुएशंस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो कैसे इन फ्लैक्चुएशन को कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट अपने बजट में इस तरह से पॉलिसी मेजर्स का यूज़ करती है। यही कुछ मेन रीजन है जो गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करती है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना बजट प्रिपेयर करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि बजट क्या है और गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के बजट बनाने के। तो मैंने 3 ऑब्जेक्टिव बताया आपको, एलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसके नोट्स तैयार कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। ओके, थैंक यू।